अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 44। ये लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर नंबर 43 की ही कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर का टाइटल जो है वो सेम है, बस इसका पार्ट 2 हम रीड कर रहे हैं, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन का पार्ट 2। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 251 से लेकर 258 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो किस तरीके से आप ले सकते हैं उसके लिए वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें 51 पे है टीचर अकोमोडेशन, उसके बाद है इस पुल आउट बेस्ट, उसके बाद है मी एंड माई शेडो, उसके बाद है अकोमोडेशंस वर्क, उसके बाद है डिसेबिलिटी लीड्स टू पुअर्टी, उसके बाद है पुअर्टी लीड्स टू डिसेबिलिटी, उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1 और इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 2। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टीचर अकोमोडेशन की बात हो रही है वेरी टीचिंग मेथड, यानी कि जब आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर जिसमें डिसेबिलिटी के साथ भी स्टूडेंट बैठे हैं, तो मुख्तलिफ टीचिंग मेथड आपको अपनाने चाहिए। प्रोजेक्ट फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट और इन प्लेस ऑफ टाइम्ड एसेट, यानी कि आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देने पड़ेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि वहाँ पे डिसेबिलिटी के साथ बैठे हैं, और आपको एक टाइम्ड टेस्ट लेना पड़ेगा उन बच्चों को ताकि मज़ीद सिखाने के लिए और मज़ीद उनको मोटिवेट करने के लिए। गिविंग इंस्ट्रक्शन वन स्टेप एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस, टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है इंस्ट्रक्शन वन बाय वन करके दे, ना कि एक ही दफ़ा सारी इंस्ट्रक्शन दे दे। उसमें जो डिसेबिलिटी के साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं वो शायद इस चीज़ को पिक ना कर पाएँ। आस्क क्वेश्चन टू गेट रिपीट ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू गेट रिपीट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप जो है वो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछें। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि टीचर जो है अपने स्टूडेंट से एक चीज़ उनको इंस्ट्रक्ट करे और उसके इंस्ट्रक्शन करने के फ़ौरन बाद इंस्टेंटली उससे पूछ लेंगे बताएं मैंने आपको क्या बताया, और इस तरीके की मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करके स्टूडेंट को वो मोटिवेट कर सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को सेफ़ महसूस करें कि टीचर से वो सवाल पूछ सकें। तो ये टीचर को करना चाहिए। डिवाइड द क्लास, क्लास को आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फिज़िकली डिवाइड करें, आप अपनी इमेजिनेशन में क्लास को डिवाइड कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो हैं वो डिसेबिलिटी के साथ हैं, इनको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, ये स्टूडेंट जो है वो एवरेज है, ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा पढ़ने वाले हैं। और उस तरीके से आप क्लास को डिवाइड कर सकते हैं, लेसन्स को डिवाइड कर सकते हैं, लर्निंग गोल्स को चेंज कर सकते हैं और अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ एडॉप्ट कर सकते हैं और क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि ना कि हेल्पफुल हों सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, बल्कि जो डिसेबिलिटी के साथ स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए भी वो एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हो और उनको फ्यूचर में ग्रो करने के लिए हेल्प करें, लर्निंग में हेल्प करें, उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प करें। इस पुल आउट बेस्ट, पुल आउट का मतलब सिंपल ये है कि आप एक स्टूडेंट को जो है वो उसके ग्रुप से निकाल दें और उसको वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन देने के लिए पढ़ाएं। ये आपने एक तरीके से अच्छा प्रोसेस अडोप्ट किया, लेकिन उसमें क्या मसला हो सकता है कि वो जो स्किल्स हैं उनको जनरल क्लासरूम में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती। आर वेज टू चेंज इट, इट कुड बी टॉट देयर। पहले आपने ये नहीं करना कि आपने एक सिंपल एक डिसेबिलिटी के साथ स्टूडेंट है, आप जो है वो एज अ टीचर उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। आपने अपना मकसद बना लिया कि मेरे नॉर्मल स्टूडेंट तो हमेशा कामयाब हो जाते हैं, इस दफ़ा मेरा गोल ये है कि मेरे जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है ये जो है वो क्लास में फ़र्स्ट आए या टॉप करे या मेरे सब्जेक्ट में कम से कम सबसे ज़्यादा नंबर ले। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उसको स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं और अलग से बिठा के पढ़ा रहे हैं। इसके उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। आपने कोशिश करना है कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से आप उसको जनरल क्लासरूम में नहीं पढ़ा पा रहे या वो पढ़ नहीं पा रहा। फिर आपने देखना है कि कौन से वेज़ है, किस तरीके से आप चेंजिंग ला सकते हैं कि वो बच्चा वहीं बैठ के अच्छा पढ़ सके। वाइल द स्टूडेंट इज़ इन पुल आउट, जब एक बच्चे को आप उसकी क्लास से पुल आउट कर लेते हैं तो वो क्या होता है, ही और शी वो मिस करता है जनरल क्लासरूम को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने एनवायरनमेंट को जिस तरीके से वो पढ़ता है, और वो ये सोचता रहता है कि क्लासरूम में क्या हो रहा होगा। हाउ विल स्किल्स लर्न इन पुल आउट टाइम हेल्प द स्टूडेंट स्पेंड मोर टाइम इन जनरल क्लासरूम, यानी कि जो अगर आप उसको अलग से पढ़ा भी रहे हैं तो आप ये टाइम पीरियड सेट करें कि 2 दिन या 3 दिन के लिए इसको अलग से मैं इस पर मेहनत करूँगा, और ये जो मेहनत होगी इसको मोटिवेट करेगी और किस तरीके से हेल्पफुल होगी कि इसके बाद इसको इन सेपरेट सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक जनरल क्लासरूम में बैठ के मुझसे ज़्यादा सीख सकेगा। टॉपिक नंबर 253 है मी एंड माई शेडो। इसका सिंपल सा मैं आपको ये दे देता हूँ कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, एक
एजुकेशन असिस्टेंट लगा दिया जाता है, जो कि उसके साथ हमेशा रहता है, उसको पढ़ाता है, उसकी एक एक चीज़ को फोकस करता है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसका नुकसान किस तरीके से होता है? डज द एजुकेशनल असिस्टेंट टेक अवे द स्टूडेंट नीड टू कम्युनिकेट एंड मेक चॉइसेस? वो एजुकेशनल असिस्टेंट जो है वो क्या वो स्टूडेंट को इतनी चॉइसेस देता है कि वो दूसरे लोगों से बात कर सके या वो खुद से अपनी चॉइसेस बना सके? जैसे कि अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहा है तो एजुकेशन असिस्टेंट हर चीज़ में उसकी हेल्प कर देगा, तो क्या होगा, वो उसके ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा। और जब उसको पेपर देना होगा या ज़िंदगी में कोई खुद से फैसले करना होंगे तो वो उस असिस्टेंट पे इतना डिपेंडेबल हो जाएगा कि वो खुद से वो फैसले नहीं कर पाएगा। Does having an education assistant 3 makes peer likely less likely to interact with a student? Is the student ever alone with peers? यानी कि स्टूडेंट एजुकेशन असिस्टेंट जब आप रख लें तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें, क्या स्टूडेंट जो है वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है, क्या वो और लोगों से मिलता है और लोगों के साथ और स्टूडेंट के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप के साथ बैठ के उनसे इंटरेक्ट करता है, अपने आप को सेफ महसूस करता है, या वो अकेलेपन का शिकार तो नहीं हो गया है? इज़ द स्टूडेंट एटलीस्ट आर्म लेंथ अवे फ्रॉम द एजुकेशन असिस्टेंट व्हेन पॉसिबल? कम से कम आप इतना तो इजाज़त दें कि एजुकेशन असिस्टेंट अगर कोई सीवियर किस्म की डिसेबिलिटी है बच्चे के साथ तो आप उसको फिर भी इतना अलाउ करें कि एक हाथ के फासले पे कम से कम वो एजुकेशन असिस्टेंट से दूर रहे, बिल्कुल उसका साया बन के ना रखा है उसको। वुड द स्टूडेंट शुड बी बेटर ऑफ हैविंग हेल्प फ्रॉम सेवरल डिफरेंट पीपल रेदर देन ऑलवेज द सेम असिस्टेंट? क्या ये स्टूडेंट के लिए ये अलाउ है, या ये उसके लिए बेहतर नहीं रहेगा कि वो हमेशा एक एजुकेशन असिस्टेंट से हेल्प ले, बल्कि वो दूसरे लोगों से भी हेल्प ले? एजुकेशन असिस्टेंट ऐसा करे, उसको ऐसा सिखाए कि देखिए मैं आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो आप इस बंदे से भी हेल्प ले सकते हैं, इस बंदे से भी हेल्प ले सकते हैं, इस बंदे से भी हेल्प ले सकते हैं। और शुरू में क्या करें कि एजुकेशन असिस्टेंट दूसरे लोग जो 2-3 लोग हैं उनको मोटिवेट करें कि ये आपसे हेल्प लेगा, तो आप इसको पॉजिटिवली मोटिवेट करें। और उसके बाद क्या करें कि वो 4 लोग जो हैं उनको तो स्टूडेंट जानता है कि वो ये हेल्प लेने आएगा और हम इस तरीके से इसको डेवलप कर रहे हैं, और उसके बाद किसी अजनबी से भी उसे मिलाएं और उससे हेल्प लेनी करें। ऐसा क्या होगा कि जब वो अकेला होगा तो आपको ये यकीन होगा कि किसी से हेल्प लेके वो अपना काम कर लेगा। डोंट ग्लू एट एन एडल्ट टू स्टूडेंट एवरी टाइम? बिल्कुल ग्लू की तरह चिपका न दे एजुकेशन स्टूडेंट को, जो कि स्टूडेंट के साथ हमेशा हर मिनट चिपका ही रहे। क्या अकोमोडेशन काम करती है? रिफ्यूज़ टू डू वर्क। पहले क्या होता है अकोमोडेशन देने के बाद कि बच्चा जो है वो डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करने से हमेशा मना करता है, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, आपने उसको अकोमोडेट कर दिया प्रॉपर वे में, तो वो क्लास में काम भी कर रहा है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है, लाइफ स्पेन के बारे में सीख गया है, गर्मिनेट के बारे में सीख गया है। लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन रेफ़र करता है कि मुख्तलिफ़ इंसान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको जीने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ज़िंदगी से लेकर मौत तक वो किन हादसात से गुजरते हैं, किन तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जेनेटिक्स क्या होती है, लाइफस्टाइल क्या होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। लाइफ स्पेन कैन वेरी जनरल बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, जैसे मछली को आप पानी से निकाल दो वो मर जाएगी और आप पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इस तरीके के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने के काबिल हो जाता है और सीखता भी है। गर्मिनेट का क्या मतलब होता है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस होता है जब एक पौधा जो है वो एक बीज से लेके एक विशाल बड़ा जो है वो दरख्त बन जाता है, उस तक का जो प्रोसेस होता है वो जर्मिनेशन प्रोसेस कहलाता है। अनेबल टू स्टे सीटेड, पहले क्या होता था, वो बैठता ही नहीं था, अब वो जो है वो सुकून से क्लास के अंदर बैठता है। पहले उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, अब उसका बिहेवियर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। पहले उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, अब उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। रिफ्यूज़ मेनी क्लास एक्टिविटीज़, पहले जो था शुरू में वो बहुत सी क्लास एक्टिविटीज़ को मना कर देता था, जब आपने उसको अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया तो अब वो तमाम क्लास एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है। डिसेबिलिटी लीड्स टू पोवर्टी, डिसेबिलिटी जो है वो गुर्बत की तरफ लेके जाती है। किस तरीके से? इनकम जो है वो बहुत कम हो जाती है, एडिशनल कॉस्ट हो जाती है आपकी डिसेबिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए। जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एक्सक्लूशन फ्रॉम सर्विसेज एंड सोशल इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन एंड अदर नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट, आप देखते हैं कि जो छोटे स्टूडेंट होते हैं वो अभी लर्न कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। इवन के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी बड़ी हकारत से देखते हैं माजूर लोगों को। आप ये सोच नहीं सकते कि माजूर इंसान कामयाब हो सकता है, ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ उनको सिर्फ इस हद तक महदूद कर दिया जाता है कि वो भीख मांग सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमारी ही सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ उन्होंने क्या परफॉर्म कर दिया, जो कि एक एक्सेप्शनल उनकी परफॉर्मेंस है। आप मुनीबा मज़ारी की एग्जांपल देख सकते हैं, आपके सामने इंटरनेशनली हेलन केरल की एग्जांपल मौजूद है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबिलिटी होने के बावजूद बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। इवन कि आप नादरा के ऑफिस में जब NIC बनाने जाए, वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं और वो उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं जिस पोजीशन पे एक नॉर्मल मैं और आप जैसे लोग वहाँ पे जॉब हासिल नहीं कर पाए।
अनफ्रेंडली जॉब मार्केट, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जॉब मार्केट जो है वो डिसेबल लोगों को जो है वो कंसीडर नहीं करती। हेल्थ केयर की सर्विसेज उनको ऐसी नहीं दी जाती। एजुकेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है हमारे यहाँ, उनको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। पुअर्टी लीड टू डिसेबिलिटी, जो पुअर्टी है वो भी डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। किस तरीके से ओवरबर्डन हो जाता है, इम्प्रोवाइज्ड फैमिली होती है, नॉट एबल टू मीट बेसिक नीड्स। जो बच्चे होते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो भूख से मर जाते हैं, कितने बच्चे इस वजह से मर जाते हैं कि उनकी जो माएँ हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल पाती, और जिस वजह से बच्चा जो है वो डेवलप नहीं हो पाता और वो डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है। पुअर न्यूट्रिशन मिलती है, पुअर बॉडी डिफेंस होती है अगर डिसीज़, इस वजह से वो इलिटरेट हो जाते हैं। हम तो उस माशरे में रहते हैं जहाँ लोग आज भी पोलियो के कतरे पिलाना ठीक नहीं समझते, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है। दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि पोलियो फ्री हो गई है, लेकिन अभी तक हम अपने आप को पोलियो फ्री नहीं कर पाए हैं। हम एज ए स्टूडेंट, आप एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का ये फ़ायदा है कि वो मुख्तलिफ़ देहातों में, गाँव में वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनको समझा सकते हैं उनके लेवल पे आके कि देखें पोलियो वैक्सीन के अंदर कुछ नहीं होता। किस तरीके से नहीं होता आप उनको दलील दे सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 95 लोग पीते हैं, 95 से कम 10 तो माजूर होने चाहिए। 10 तो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि 10 तो ऐसे होने चाहिए जो नाउज़ुबिल्लाह नामर्द हो जाने चाहिए। जिस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है रिलाय होते हैं, आप उस तरीके से उनको समझा सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। ओवर वर्किंग मोर ओपन रिस्की फिजिकल लेबर इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपनी मेहनत से ज़्यादा काम उनसे लिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से उनसे मजदूरी ली जाती है, जो कि लीड करता है डिसेबिलिटीज़ की तरफ। हमारे यहाँ जो लेबर्स बेचारा काम कर रहे होते हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड का इतना ख्याल नहीं आता। कोई बिल्डिंग से गिर के माजूर हो जाता है। एक तो होता है कि माजूरी के साथ पैदा होना, एक होता है बाद में माजूर हो जाना। हमारे यहाँ बहुत मसलाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और बहुत ज़्यादा कम सैलरियाँ मिलती। तो ये सारे मसले जो हैं वो डिसेबिलिटीज़, पुअर्टी जो है वो मेन फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है डिसेबिलिटी के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन द ओनली वे फॉरवर्ड, किस तरीके से हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोमोट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। द ड्रीम ऑफ 100% इनरोलमेंट एज परसीव्ड इन द यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी कंट्रीज़ मिल के बैठी थी, उन्होंने कुछ एजुकेशनल गोल्स तय किए थे जो कि हम पिछले लेक्चर्स में कवर भी कर चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड बात हो रही है कि वहाँ पे एक गोल ये भी तय हुआ था कि जो एजुकेशन, जो बच्चे जो है जो स्पेशल नीड्स उनको रिक्वायर्ड है और जो डिसेबिलिटीज़ के साथ है उनके लिए एक अच्छे स्कूल्स बनाए जाएंगे, अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। स्पेशल स्कूल in spite of all their benefit have failed to nurture the natural growth of these children because of social segregation। यानी कि जब आपने एक स्पेशल स्कूल बना दिया तो आपने सोशली उन बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया। आप माशरे में एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई ये स्कूल जो है वो स्पेशल बच्चों का है, तो नॉर्मल स्कूल में वो नहीं पढ़ सकते, इसीलिए एक स्पेशल स्कूल बनाया गया है। चले आपने स्पेशल स्कूल बना भी दिया तो स्पेशल एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो कम से कम 30,000 पर चाइल्ड है एज पर ईयर, एज़ कम्पेयर टू द 2500। जो एक नॉर्मल बच्चा है उसके ऊपर 2500 स्पेंड होते हैं, जबकि एक स्पेशल बच्चा जो उस पर 30,000 रुपये का खर्चा आता है पर ईयर। ये एक एवरेज फिगर है जिसको आप ले सकते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन विल टू मेक द प्राइमरी स्कूल फंक्शनिंग एट द डोर स्टेप ओपन टू ऑल चिल्ड्रन थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका बेस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन यही है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो इस तरीके से फंक्शन करें कि वो जो है स्पेशल चिल्ड्रन को जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ है उनको भी फैसिलिटेट कर पाए। ये इसका वाहिद सोल्यूशन है। सॉरी, टू डोमिनेंट बैरियर टू आईई इन पाकिस्तान, यानी कि आईई से मुराद जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पाकिस्तान। When a journey towards inclusive education was ready to take off, the federal government developed the education ministry to provincial government। यानी कि जब ये जर्नी जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आप पूरा प्लान बनाएं, सारी चीज़ें करें, और जब ये बनने वाला हो तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को बोले कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करें। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर नॉट कॉन्सेप्टली वेरी क्लियर टू व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उनके पास इतना कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट दी एंड फेडरल गवर्नमेंट की एंड देन एजुकेशन मिनिस्ट्री की कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट ना करें, बल्कि उनको ये भी बताएं कि किस तरीके से वो जो है वो बच्चों को और स्कूलों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके।
प्रोवेंशनल लेवल के ऊपर जो मूवमेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन सीम लूजिंग इट मोमेंटम बिकॉज ऑफ टू बैरियर्स की वजह से प्रोवेंशनल लेवल पे जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इस तरीके से प्रमोट नहीं हो पा रही जिस तरीके से उसको प्रमोट होना चाहिए। वो टू बैरियर्स या दो रुकावटें वो क्या है, एटीट्यूड ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल टीचर, जो ऑर्डिनरी स्कूल के टीचर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके इतना अच्छा नहीं है, और एटीट्यूड ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, चले ऑर्डिनरी स्कूल टीचर्स का तो एटीट्यूड नहीं है, एक समझ में आता है कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई या उनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता है इन बच्चों से, लेकिन स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो तो बने ही इनके लिए हैं, उनको ट्रेन ही इन्हीं के लिए किया गया है, वो सैलरी फैसिलिटी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, फिर भी उनका एटीट्यूड इन बच्चों को लेके अच्छा नहीं है। तो ये दो बैरियर्स हैं, आइए वन बाय वन इनको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। Attitude of ordinary school teacher, firstly they feel that they are not fully competent and supported of its major shift, and it will be difficult to create a welcoming environment for the children with special needs even if they are willing to do it। यानी कि जो ऑर्डिनरी स्कूल टीचर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो फुल्ली कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको इतनी सपोर्ट नहीं की गई, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि वो जो है वो वेलकम कर सकें स्पेशल चिल्ड्रंस को अपने स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर जो कि एग्जिस्टिंग वो पढ़ा रहे हैं। ऐसी उनकी सोच क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे स्कूलों का क्या हाल है। हमारे स्कूल में टीचर्स जो हैं वो सिफारिशों पे भर्ती हो जाते हैं और उनको इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती करप्शन की वजह से और मुख्तलिफ अवामिल की वजह से, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रमोशन के अंदर। Secondly, the public school is already under furious criticism for extremely low education standard. The inclusive of special children will further deteriorate the quality of instructions and the school may collapse। जो दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल का स्पेशली, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो नॉर्मल स्टूडेंट को एक अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं दे पा रहा, तो स्पेशल चिल्ड्रन को कैसे एजुकेशन देंगे। द स्टूडेंट पेरेंट विल रेजिस्ट दिस शिफ्ट, जो स्टूडेंट हैं वो भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहते, क्योंकि एक माहौल डेवलप हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो बताएं आप, जहाँ नॉर्मल बच्चे अच्छे तरीके से एजुकेशन ना हासिल कर पा रहे हों, वहाँ कैसे पेरेंट अपने स्पेशल चिल्ड्रन को उस स्कूल के अंदर भेजेंगे जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और टीचर्स विलिंग नहीं है वहाँ पे पढ़ाने को स्पेशल चिल्ड्रंस को। दे फेल टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। जो पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के स्कूल जो हैं वो उनका इम्प्रूवमेंट प्लान जो है वो प्लान की हद तक तो बनता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से नहीं हो पाती जैसी हो पानी चाहिए। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। इतनी डिटेल में समझाने का आपको मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप एक दफ़ा इस लेक्चर को ले लें और ईज़िली जाके अपना पेपर दे दें। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि गेस्ट पेपर्स और दूसरे मॉडल पेपर्स जो हैं और जो मॉडल वीडियोस आएंगी उनके अंदर जो फाइल यूज़ कर रहे हैं हम पेपर से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।